लेकिन अब इस हिंसा के तार बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं। कैसे दंगे की आग में सोशल मीडिया के जरिए घी डालने का काम किया गया, यह भी जांच में सामने आ रहा है। और एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित किया गया है जो हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने और गलत जानकारियां एक विशेष समुदाय तक पहुंचाने में लगातार जुटे हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ चुका है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस हिंसा की पटकथा लिखी गई। एक दो नहीं बल्कि कई अकाउंट सामने आए हैं। लेकिन एक नए सीसीटीवी ने इस पूरी हिंसा की पटकथा को उजागर कर दिया। कैसे ये दंगाई एक साथ शिवाजी चौक पर भारी संख्या में जमा हुए, देखिए इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोगों को शाम से ही इकट्ठा करने में दंगाई जुटे हुए थे। हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी सामने आ रहे हैं जिसमें गैदरिंग होती, भीड़ इकट्ठी होती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरे समुदाय के लोग इस शिवाजी की जो प्रतिमा है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लाइन से जो बाइकें हैं वो सीसीटीवी में आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। उन बाइक पर लड़के बैठे हुए थे, फोन पर बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। महाराष्ट्र साइबर सेल को अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 144 लिंक मिले हैं जिसमें दंगे का जिक्र किया गया। 37 लिंक्स को पहले ही डिलीट कर दिया गया। जांच के दौरान पोस्ट के आईपी एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं। पोस्ट में महिलाओं को उठाने, घर में घुसने जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए थे। सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है। भविष्य में और भी बड़े दंगे किए जाएंगे, ये सब कुछ इन पोस्ट में लिखा था। नागपुर साइबर सेल ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है। कुल मिलाकर अब तक नागपुर हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह की कार्रवाई की गई है। वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न केवल नफरत फैलाने के लिए किया गया बल्कि इसके जरिए अफवाहें फैलाई गई। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से गलत निकली। साइबर सेल ने 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो ऐसी अफवाहें फैलाने में जुटे रहे। साइबर सेल ने जनता से इन नफरती हथकंडों से बचने की अपील की। हिंसा में अब तक 90 लोग गिरफ्तार हैं। 1000 संदिग्धों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं हरी चादर पर लिखे शब्दों को समझाने के लिए मौलाना की मदद ली गई। चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद नहीं था। धर्म के नाम पर एक विशेष समुदाय को भड़काने की ये सोची समझी साजिश थी। नागपुर हिंसा में नफरत की आग लगाने वाला ये बांग्लादेशी है कौन और उसका नागपुर से क्या लेना देना है, इसका पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल ने मेटा से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील तक कर दी है। लेकिन अपनी खैर तो वो लोग मनाएं जो उपद्रवी लोकल के हैं, क्योंकि पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ना ही सीएम देवेंद्र फडणवीस उपद्रवियों पर किसी भी तरह का रहम दिखाने के मूड में है। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। इन खुलासों के बाद एक बात तो तय है, हिंसा के तार भारत के बाहर से जुड़े नजर आ रहे हैं। आक्रांता औरंगजेब के पैरोकार लंबे समय से देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रच रहे थे। ये कोई अचानक हुई 2 गुटों में झड़प नहीं है, बल्कि कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश का परिणाम है। लेकिन अब किए गए कुकर्मों का हिसाब एक एक दंगाई को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक एक दंगाई को हिसाब देना होगा और ये हिसाब नागपुर पुलिस लेकर रहेगी, महाराष्ट्र की सरकार लेकर रहेगी। उन तमाम दंगाइयों से जिन्होंने नागपुर का माहौल खराब करने की साजिश रची, वो नागपुर जो कि शांतिपूर्ण हुआ करता था जिसका माहौल। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि नागपुर में आज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा के बाद दरअसल पहला जुमा है, जिसे देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील दे दी गई है तो कुछ जगहों पर कर्फ्यू जारी रहेगा। 17 मार्च को हिंसा होती है सोमवार के दिन, और हिंसा के बाद देखिए आज जुमे का दिन है और हिंसा के दिन के बाद पहला जुमे का दिन ये आया है, पहला शुक्रवार जुमे का आया है। इसमें देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, कर्फ्यू रखा गया है। कई जगहें ऐसी है जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। कोई भी जुमे के दिन किसी भी तरह की साजिश ना रचे, किसी भी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, किसी भी तरीके से एक बार फिर से दंगा भड़काने की या हिंसा करने की, अराजक तत्व षड्यंत्र ना रचे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से कमर कसे हुए है। प्रशासन की तरफ से लगातार सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, हर एक तरीके से निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, चूंकि हिंसा के बाद पहला जुमा है, इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कर्फ्यू में थोड़ी ढील भी दी गई है। जतिन हमारे साथ सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। जतिन, देखिए जुमे का दिन है आज और जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किस तरह की तैयारी आज के दिन को लेकर कि अराजक तत्व ताकि माहौल खराब करने की कोशिश ना करे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको अलर्ट दे दें कि जो कर्फ्यू 11 पुलिस स्टेशन में इम्पोज किया गया था उसमें से कुछ जगहों पर ढील दे दी गई है, लेकिन जिन जगहों पर हिंसा हुई थी, जो कि 3 मेन मुख्य पुलिस स्टेशन है, जिसमें जो गणेश पेठ है, कोतवाली है, इसमें कर्फ्यू लगा रहेगा। वहां पर किसी की भी मूवमेंट का अलाउड नहीं किया गया है, लेकिन पूरे नागपुर में पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, RAF की कंपनी को तैनात किया गया ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो। साथ ही इस पूरे मामले में अपडेट ये भी है कि कल शाम को कमिश्नर ऑफिस में अमन कमेटी और माइनॉरिटी कमीशन द्वारा और पीस कमेटी के लोगों की एक बैठक की गई थी, जिसमें खुद कमिश्नर और पुलिस नागपुर शामिल थे। लोगों से आने वाले जो त्योहार है, क्योंकि आज एक तरीके से जुमे की नमाज है, इसके बाद ईद आनी है, गुड़ी पड़वा का जो पर्व है वो भी होना है, रामनवमी भी होनी है, तो इसको देखते हुए कोई भी ऐसी घटना नागपुर के अंदर ना हो। जो तस्वीरें 17 तारीख को देखने को मिली थी उसको देखते हुए बैठक की गई। आज जो जुम्मे की नमाज है उसको लेकर भी ये फैसला लिया गया है कि जहां पर कर्फ्यू लगा है वहां पर कोई नमाज अदा करने ना निकले। अगर कोई निकलता है तो पुलिस से उनको डील करने के लिए बोला गया है और किसी भी तरीके से हुड़दंग करने से साफ तौर पर मना किया है। और जिस जगहों पर रिलैक्सेशन दिया गया है, किसी जगह पर 1 से 4 बजे का, तो वहां पर जो नमाजी है वो अपने पास की मस्जिद में जाके नमाज को अदा कर सकते हैं। और बाकी जिन जगहों पर पहले से नमाज जिस समय पर होती है, जिस तरीके से वो लोग जाते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर और खास तौर पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 17 तारीख को जो हिंसा हुई उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया। उसमें भड़काऊ पोस्ट जो है वो किए गए, जिससे लोग उग्र हुए और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि कैसे हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लोगों के घरों पर पथराव किया गया। मोबाइल सर्विलांस वैन को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। उसका काम सिर्फ इतना ही है कि उस इलाके में जो गूगल सर्च है, जो लोग इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। और हैरान कर देने वाली बात ये भी है जतिन, पूरी कोशिश यही है कि माहौल एक बार फिर से खराब ना हो, इससे लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर बना के रखे। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। नागपुर के बाद अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सालार मसूद गाजी का जो मामला उठा था, इसे लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि संभल में नेजा मेले को बंद करने की जो मांग उठी थी, अब वो बहराइच से लेकर जौनपुर, भदोही और मुरादाबाद तक ये जो मांग है वो उठने लगी है। वहीं बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि आक्रांताओं के महिमा मंडल को देशद्रोह कहा जाएगा।